Hello everyone, you all are welcome in today's IT session. Today we are going to read about something about Java. बहुत बेसिक सी चीज़ें पढ़ेंगे क्योंकि जावा जो है वो बहुत हाईली ऑप्टिमाइज्ड लैंग्वेज है. शॉर्ट में समझ लेंगे हम कि जावा एक्चुअली क्या होती है. तो जावा जो होती है आप सबको पता है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है या प्रोग्राम किसे कहते हैं. तो प्रोग्राम जो होता है वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है. ये आपको डेफिनेशन यहाँ से मिल जाएगी. प्रोग्राम जो होता है वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है जो किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए लिखा जाता है. यानी आप कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं. ऑब्वियसली बात है कि आप इंस्ट्रक्शन क्यों लिख रहे हैं, कुछ आपको टास्क परफॉर्म करवाना है. फॉर एग्जांपल आपको प्लस करवाना है, माइनस करवाना है, परसेंटेज निकलवाने हैं, या आप कोई एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं तो उस एप्लीकेशन में आपको होम पेज बनाना है. कोई भी आपको एक पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करना है तो उसके लिए आपको कुछ इंस्ट्रक्शन लिखने पड़ेंगे. जैसे आप एग्ज़ाम देते हैं तो वहाँ पे भी इंस्ट्रक्शन मिलते हैं हम लोगों को. तो ऐसे कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो किसी पर्टिकुलर टास्क को, अब यहाँ पे पर्टिकुलर क्यों लिखा है क्योंकि हर टास्क के लिए जो इंस्ट्रक्शन होंगे वो अलग अलग होंगे. तो यहाँ पे इसलिए लिखा है कि स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए जो हम इंस्ट्रक्शन लिखते हैं वो क्या कहलाते हैं, प्रोग्राम कहलाते हैं. और ऑब्वियस सी बात है कि उस प्रोग्राम को हम जिस लैंग्वेज में लिखते होंगे वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाती होगी. तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो हाई लेवल लैंग्वेजेस होती है, लो लेवल लैंग्वेज भी होती है, हाई लेवल लैंग्वेज भी होती है. जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है जैसे जावा जो है वो आपकी हाई लेवल लैंग्वेज है. C++ है, पाइथन है, रूबी है, ये सब क्या है आपने शायद इनके नाम सुने होंगे, शायद नहीं भी सुने होंगे. नहीं सुने होंगे तो अभी समझ लीजिए, जावा और C++ आपने सुना होगा. तो इन्हीं से अपन रिलेट कर लेते हैं. ये क्या है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब ये होता है कि जो जिस लैंग्वेज में ह्यूमन बीइंग लिखता है, ह्यूमन अंडरस्टैंड जो लैंग्वेज होती है वो हाई लेवल लैंग्वेज होती है. और हम सबको पता है कि कंप्यूटर हाई लेवल लैंग्वेज नहीं समझता. कंप्यूटर क्या समझता है, कंप्यूटर समझता है मशीन लैंग्वेज. आपको पता है कंप्यूटर 0 और 1 की लैंग्वेज समझता है. यानी कंप्यूटर की भाषा होती है मशीनी भाषा. तो हमने लिखा जो हमारा प्रोग्रामिंग कोड है वो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा है और कंप्यूटर की भाषा मशीन लैंग्वेज है. तो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में चेंज करने के लिए हमें ज़रूरत होती है कंपाइलर की. कंपाइलर का काम होता है जो भी आपने प्रोग्राम लिखा है उस प्रोग्राम को हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देना. बट जावा का केस अलग है. जावा जो है आपको पता होगा कि सबसे ज़्यादा यूज़ की जाने वाली लैंग्वेज है. इसलिए यूज़ की जाती है क्योंकि ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होती है. इसको किसी भी प्लेटफॉर्म की ज़रूरत नहीं होती. प्लेटफॉर्म इन द सेंस किसी पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत नहीं है कि आपने आज विंडोज़ पे इसको रन किया था, कल आपको अगर इसको लिनक्स पे या मैक पे रन करना है तो नहीं कर पाओ. आप बाकी लैंग्वेजेस में ऐसा नहीं कर सकते. बाकी लैंग्वेजेस प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होती है, किसी पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे ही डिपेंड कर रही है. यानी कि आपने विंडोज़ का कोड लिखा है, जो कोड लिखा है वो विंडोज़ पर ही रन करेगा, फिर वो लिनक्स या मैक पर रन नहीं करेगा. लेकिन जावा में ऐसा नहीं होता. क्यों नहीं होता, क्योंकि जावा के पास जावा वर्चुअल मशीन होती है, JVM बोलते हैं जिसको शॉर्ट में. इसका काम क्या होता है, जैसे कंपाइलर है, कंपाइलर ने पहले क्या किया, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में चेंज नहीं किया. यहाँ पे डायरेक्ट, वैसे कंपाइलर का काम होता है हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में चेंज करना, बट जावा में ऐसा नहीं होता. जावा में क्या होता है, हाई लेवल लैंग्वेज जो होता है पहले बाइट कोड में चेंज होता है. बाइट कोड भी एक हाईली ऑप्टिमाइज्ड कोड है. ये बाइट कोड ही होता है जो जावा को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बनाता है. यानी कि यही वो कोड है जिससे जो जावा है वो दूसरे प्लेटफॉर्म पे इजीली रन कर पाती है. ये ऑप्टिमाइज्ड है. ऑप्टिमाइज्ड है मतलब ये बहुत फ्लेक्सिबल है. ये वाला जो कोड होता है ये विंडोज़ पे भी वर्क कर रहा है, ये लिनक्स पे भी वर्क कर रहा है. तो कंपाइलर जो है उसका काम क्या है कि जो जावा जो आपकी हाई लेवल लैंग्वेज उसको पहले उसने बाइट कोड में चेंज किया, और जावा वर्चुअल मशीन जो होती है वो क्या करती है, वो बाइट कोड को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करती है. यानी कि दो पार्ट हो गए. हाई लेवल जो लैंग्वेज थी आपकी, हाई लेवल लैंग्वेज को चेंज किया गया बाइट कोड में. किसने किया, कंपाइलर ने किया. और फिर बाइट कोड को चेंज किया किसमें, मशीन लैंग्वेज में. किसने किया, JVM ने किया, जावा वर्चुअल मशीन. तो आपसे जावा वर्चुअल मशीन के बारे में भी पूछा जा सकता है और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्यों होती है, या फिर जावा वर्चुअल मशीन क्या होती है, बाइट कोड क्या होता है. ये सब चीज़ एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है तो आपको समझाना आना चाहिए.
अब इसके बाद हम किस प्लेटफॉर्म पे वर्क करेंगे, तो हम वर्क करेंगे नेटबीन पे। ये जावा नेटबीन है, ये आप इसमें देख लेना, यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगे हैं, इस पर हम वर्क करेंगे। इसमें हमारा प्रोजेक्ट कैसे खुलता है, कैसे रन होता है। अब ये जैसे जावा का प्रोग्राम है, ये पे लाइब्रेरीज लिखा है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे लाइब्रेरीज लिखा हुआ। जावा लाइब्रेरी होती है। जावा लाइब्रेरी का मतलब होता है जैसे हमारी लाइब्रेरी में बुक्स रखी होती है ना, ऐसे जावा लाइब्रेरी में क्लासेस बनी हुई रखी हुई होती है। अब क्लास क्या होती है हम समझ लेते हैं। जैसे कि ये हमारी विंडो खुलेगी, तो इसमें सबसे पहले लिखा होगा पैकेज हेलो वर्ल्ड। अब आपको एक चीज़ समझा दूँ कि पहले सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी हम जावा का कोई प्रोग्राम बना रहे हैं तो वो हेलो वर्ल्ड डॉट जावा के नाम से ये वाला बना है। डॉट जावा के नाम से हमेशा प्रोग्राम ये सेव होगा, हमेशा। किसी और से सेव कर दिया तो सेव नहीं होगा, इसका एक्सटेंशन होता है डॉट जावा, इसी से सेव होगा। अब प्रोग्राम का नाम क्या रखना है? प्रोग्राम का नाम वो रखा जाता है जो क्लास का नाम है, जो आपने क्लास स्पेसिफाई की है उसी का नाम होगा प्रोग्राम का नाम। कोई और आप प्रोग्राम का नाम नहीं दे सकते, दे देंगे तो एरर आ जाएगी, ठीक है। तो इसलिए इस प्रोग्राम का नाम है हेलो वर्ल्ड डॉट जावा। अब क्लास देखने से पहले पैकेज देख लेते हैं। पैकेज क्या होता है? पैकेज होता है ग्रुप ऑफ क्लास, यानी कि वो पैकेज वो होता है जिसमें बहुत सारी क्या होती हैं, क्लासेस होती हैं। अब क्लास क्या होता है? अब यहाँ पे लिखा है पब्लिक क्लास हेलो वर्ल्ड। पब्लिक जो है यहाँ पे, पब्लिक इज़ अ एक्सेस स्पेसिफायर। एक्सेस स्पेसिफायर का मतलब आपको समझ में आ गया होगा सुन के कि क्यों कौन कौन इसको एक्सेस कर सकता है। पब्लिक लिखा है तो इसको पब्लिक एक्सेस कर सकती है, प्राइवेट लिखा होगा तो इसको एक्सेस करने की परमिशन सिर्फ कुछ लोगों को होगी, यानी कि फिर वहाँ पे कुछ पासवर्ड होगा या कोडवर्ड होगा, कोई ऐसी चीज़ होगी जो उसको ऑथेंटिकेट कर देगी या उसको रेस्ट्रिक्ट कर देगी कि कोई पर्टिकुलर पर्सन उसको उस क्लास को एक्सेस कर सके। जनरली जो क्लासेस होती हैं वो पब्लिक होती हैं, और जो क्लासेस एक्सेस की जाती है वो पब्लिक क्लासेस ही एक्सेस की जाती है। क्लास का काम क्या होता है? क्लास का काम होता है, क्लास के अंदर इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं, है ना। जैसे आपको 2 नंबर्स को ऐड करना है तो उसका पूरा इंस्ट्रक्शन जो है सारे वहाँ पे प्रॉपर लाइन बाय लाइन लिखे होंगे। अब आपको कहीं और अगर उस प्लस वाले को एग्जीक्यूट करना है तो आप बार बार वो कोड नहीं लिखोगे, आप क्या करोगे, डायरेक्ट वो क्लास को कॉल कर लोगे। सिर्फ उस क्लास का नेम लिख के, जैसे इस क्लास का नेम हेलो वर्ल्ड है तो आप उस क्लास का नेम लिखोगे और उसको कॉल कर लोगे। तो मान लो यहाँ पे जितने भी लाइन ऑफ इंस्ट्रक्शन होंगे 4, 5, 8, 10, 15, 20, 100, 50, 150, 200 भी होते हैं कभी कभी। लाइन्स कितनी भी हो सकती है, 150, 200 से ज़्यादा भी हो सकती है, थाउजेंड्स भी हो सकती है। तो ये जो लाइन्स हैं बार बार आपको लिखना नहीं पड़ेगी या कॉपी करके पेस्ट नहीं करना पड़ेगी, डायरेक्ट ये फैसिलिटी देता है कि आप यहीं से इसको कॉल कर लोगे। तो पब्लिक जैसे हमारी जो स्टार्टिंग होती है वो ऐसी होगी, पब्लिक क्लास लिखा आपने हेलो वर्ल्ड, पब्लिक आपने क्लास बनाई, आपको एक्सेस स्पेसिफायर बताना होगा कि ये पब्लिक है या प्राइवेट है, और फिर आपने लिख दिया क्लास का नाम। फिर यहाँ पे करली ब्रैकेट दिख रहा होगा आपको, ये ब्रैकेट में हमारा प्रोग्राम जो होता है वो पूरा रन होता है। ये आपको दिख रहे हैं यहाँ पे // ये कमेंट स्पेसिफायर है। हमको कोई कमेंट करना होता है कि बाद में अगर हम ये प्रोग्राम पढ़ें तो हमको चीज़ें समझ में आ जाए कि हमने ऐसा क्यों लिखा था या ऐसा क्यों किया था। जैसे यहाँ पे लिखा है टू चेंज द टेम्पलेट। अगर आपको कोई टेम्पलेट चेंज करना है तो आप क्या करोगे, मतलब ये हमने टेम्पलेट चेंज करने के लिए करा था, ये हमने इसलिए, जो भी आपका रीज़न होता है वो रीज़न आप यहाँ पे आप स्पेसिफाई कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। कमेंट सेक्शन का मतलब ये होता है /* लग गया है यहाँ पे, इसका मतलब होता है कि कंपाइलर या जावा वर्चुअल मशीन इसको नहीं पढ़ने वाली है, ये सिर्फ ह्यूमन के पढ़ने के लिए, उनके अंडरस्टैंडिंग के लिए, इससे एरर नहीं आएगी आपके प्रोग्राम में। तो ये लिखा हमने क्लास स्पेसिफाई की। फिर उसके बाद ये लिखा है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन जो होता है अगेन वही है, ये देखो यहाँ पे लिखा है, पूरा प्रोग्राम लिखा है। पब्लिक स्टैटिक सबसे पहले पैकेज हमने डिक्लेयर कर दिया, ये हमारा पैकेज है, ये हेलो वर्ल्ड हमारा पैकेज हमने डिक्लेयर कर दिया कि हमारा हेलो वर्ल्ड नाम का पैकेज है, और हमारी जो क्लास है वो पब्लिक है और उसका नाम है हेलो वर्ल्ड, और यही हमारे प्रोग्राम का नाम है हेलो वर्ल्ड डॉट जावा। करली ब्रैकेट से स्टार्टिंग होगी, करली ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे क्लास है ये हमारी। अब इसके अंदर हमने लिखा है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। पब्लिक अगेन स्पेसिफायर है, स्टैटिक मेमोरी क्रिएट कर रहा है उसमें। ये लाइन है ना ऐसी के ऐसी आएगी हमेशा,
ये ध्यान रखना, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। वॉइड मेन एक्चुअली फंक्शन है, वॉइड का मतलब वैसे तो आपको पता होगा, वॉइड मीन्स शून्य, ज़ीरो, जो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता, और मेन फंक्शन होता है। ये आपको शायद समझने में डिफ़िकल्टी हो सकती है कि ऐसा क्यों लिखा है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन रिटर्न नहीं कर रहा है, वैल्यू का क्या मतलब है, फंक्शन है मेन, इसका क्या मतलब है, स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है, तो यहाँ पे स्ट्रिंग आती है, जो हमारे लेटर्स की स्ट्रिंग है, एक एक करके एक एक वर्ड जैसे कैरेक्टर में हम लिखते हैं वो यहाँ पे फॉल आउट होते हैं, और ये ARGS ये आर्ग्यूमेंट क्रिएट करता है। अब शायद ये लैंग्वेज आपको थोड़ी सी डिफ़िकल्ट लग रही होगी, लेकिन जैसे जैसे हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आते हैं ये सब चीज़ें हमारे लिए ईजी होती जाती हैं। अगर ऐसे नहीं आपको समझ में आता, अगर आपका बैकग्राउंड प्रोग्रामिंग नहीं है, तो आप इसको बस याद रख लेना कि ऐसे ही लिखा जाता है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रैकेट या आर्गुमेंट। या फिर आप कभी मुझसे जब हम ये प्रोग्राम रन करेंगे ना नेटबीन पे, तब हमको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर यहाँ पे हमने एक और करली ब्रैकेट ओपन किया और ये क्लोज हो गया। यहाँ पे एक प्रोग्राम होगा, ओके तो ये जो प्रोग्राम है यहाँ पे हेलो वर्ल्ड वाला प्रोग्राम है। तो पैकेज हमने डिक्लेयर कर दिया, पब्लिक क्लास हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर दी कि हमारी जो क्लास है वो पब्लिक है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन ये हमारा जो है आर्ग्यूमेंट है, फंक्शन आर्ग्यूमेंट है जो हमने यहाँ पे पास करा दिया है। और उसके बाद अब इसके अंदर ये हमारा जो प्रोग्राम है क्लास से स्टार्ट हो गया, करली ब्रैकेट लगाया, करली ब्रैकेट के अंदर हमने लिखा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट, और फिर उसके बाद हमने एक और करली ब्रैकेट के अंदर लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। इसका मतलब होता है सिस्टम से हमें आउटपुट चाहिए, सिस्टम डॉट आउट यानी सिस्टम से हमें क्या चाहिए, आउटपुट चाहिए। डॉट प्रिंट एल एन मतलब होता है लाइन, कौन सी लाइन प्रिंट करानी है, यानी कि ये हम बोल रहे हैं कि ये वाली जो लाइन है जो हम अब इसके अंदर लिखेंगे, इस लाइन को एज ए आउटपुट आप प्रिंट कर दो। तो हमने लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा में जो भी हमको प्रिंट कराना है वो लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर, और जो भी हम डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं वो एज इट इज़ प्रिंट होता है। तो हमने लिखा हेलो वर्ल्ड, और फिर यहाँ पे हमने सेमीकोलन लगा दिया, आपको सेमीकोलन दिख रहा होगा, सेमीकोलन लगा के फिर इसको यहाँ पे दोनों करली ब्रैकेट, जो दो करली ब्रैकेट ओपन हुए थे, एक तो ये वाला और एक ये वाला, ये दोनों यहाँ पे करली ब्रैकेट क्लोज कर दिए। तो सबसे पहले हमने क्लास क्रिएट कर ली। क्लास क्रिएट करने से पहले पैकेज क्रिएट करते हैं जो वहाँ पे ऑलरेडी बना हुआ होता है। तो इसका जो आउटपुट होगा, क्योंकि हमने क्या लिखा है, वहीं पे लिखा है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन में हमने जाके क्या लिखा है, हेलो वर्ल्ड, तो वो क्या करेगा, वहीं पे जाके उसको प्रिंट कर देगा। ये ऐसा आउटपुट विंडो ऐसी होती है। ये आउटपुट विंडो ओपन होगी और ये यहाँ पे लिखा है रन हेलो वर्ल्ड, यहाँ पे बिल्ड सक्सेसफुल, ऐसा आउटपुट स्क्रीन पे क्या होगा, जनरेट हो जाएगा। अब डाटा टाइप्स और वेरिएबल्स क्या होते हैं समझ लेते हैं। वेरिएबल आपने मैथ्स में पढ़ा होगा ये वाला टॉपिक कि वेरिएबल क्या होता है। तो वेरिएबल जो होता है जनरली अगर हम समझें तो प्लेस होल्डर होता है। क्या होता है, प्लेस होल्डर होता है जो क्या करता है, वैल्यू को होल्ड करके रखता है। जैसे आप मैथ्स में लिखते होंगे एक्स वाई जेड, ये आप वेरिएबल लेते होंगे और इनकी वैल्यू हमेशा चेंज होती रहती है, इसलिए हम एक्स वाई जेड लेते हैं। कांस्टेंट और वेरिएबल आपने पढ़े होंगे, कांस्टेंट वो होते हैं जैसे 1 2 3, इनकी वैल्यू हमेशा यही रहेगी। अगर आपने 1 2 3 या कुछ ऐसे लिया है तो वैल्यू हमेशा वही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। और एक्स वाई जेड वो होते हैं जिनकी वैल्यू जो है वो चेंज होती रहती है। तो जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है वो कहलाता है वेरिएबल। हम वेरिएबल लेते हैं इसलिए जिसकी वैल्यू जो है वो ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन चेंज होगी। जैसे कि मान लो यहाँ पे इसने एक एग्जांपल दिया, एक परसेंटेज कैलकुलेटर का अगर हमको प्रोग्राम बनाना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे हमने 3 वेरिएबल उसने हमको बताया, मार्क्स ऑब्टेन, टोटल मार्क्स और परसेंटेज। एक्चुअली क्या होगा कि जो आपका फार्मूला लगेगा, आपका फार्मूला क्या होगा, मार्क्स ऑब्टेन अपॉन टोटल मार्क्स इंटू 100। अब यहाँ पे मार्क्स ऑब्टेन की जगह आप एक्स ले लो, टोटल मार्क्स की जगह वाई ले लो, आप ले सकते हो, आप पूरी तरह से फ्री हो ये लेने के लिए। लेकिन नाम वो इसलिए लेते हैं, मतलब नाम इसलिए लिखते हैं
क्योंकि आप जब बाद में इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करें या बाद में, आज तो नहीं, आज से 1-2-3 साल बाद जब आप एग्जीक्यूट करें तो चीज़ें आपको समझ में आए कि एक्स में किसकी वैल्यू डालनी है, वाई में किसकी वैल्यू डालनी है, कोई कन्फ्यूज़न ना हो। इसकी वजह से क्या होता है, हम लिखते हैं वहाँ पे पूरा नाम। अब आपने एसक्यूएल में भी लिखा था, जब फील्ड नेम लिखते थे तो लिखते थे नेम ऑफ स्टूडेंट या स्टूडेंट नेम। स्टूडेंट और नेम के बीच में अंडरस्कोर लगाते थे। तो यहाँ पर भी यही रूल है कि जब भी हम कोई वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो उनके बीच में हम क्या करते हैं, एक अंडरस्कोर लगाते हैं, यानी कि एक नाम होना चाहिए। जो वेरिएबल है वो हमेशा सिंगल होना चाहिए। जैसे मार्क्स ऑब्टेन, ये हमेशा सिंगल है। टोटल मार्क्स, ये अंडरस्कोर लगा दिया। आप 4 या 5 वर्ड को भी एक साथ अंडरस्कोर लगा के कंबाइन कर सकते हैं। ये परसेंटेज है, यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, परसेंटेज तो सिंगल ही है, एक वर्ड ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको डिक्लेयर कैसे करते हैं, मतलब लिखते कैसे हैं, तो ऐसे लिखते हैं। देखो, सबसे पहले हमने लिखा है यहाँ पे डेटा टाइप, यानी कि जो हमारा टोटल मार्क्स नाम का वेरिएबल है, इसको अगर आपको टोटल मार्क्स नहीं लेना होता तो आप एक्स भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वाई भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपने यहाँ पे लिखा इंटीजर, आपने डेटा टाइप बता दिया, इंटीजर टाइप का हमारा जो होगा डेटा होगा, और वेरिएबल जो है वो हमारा एक्स है या फिर टोटल मार्क्स उसका नाम है। टोटल मार्क्स से समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे वैल्यू काई की आनी है। एक्स से बाद में पढ़ोगे तो एक्स से समझ में नहीं आएगा कि वैल्यू यहाँ पे काई की डालनी है, इसलिए हमने लिखा टोटल मार्क्स 400, सेमी कॉलन। हर स्टेटमेंट के बाद जावा में सेमी कॉलन लगता है। पहले भी मैंने आपको बताया था जब अपन ने एसक्यूएल पढ़ी थी, तो सेमी कॉलन इज़ द इंडिकेशन ऑफ द एंड ऑफ लाइन, यानी कि हमारा जो लाइन है वो एंड हो गया, ये इसका इंडिकेशन है। तो यहाँ पे हमने सेमी कॉलन लगाया। अब हमने यहाँ पे लिखा अगला जो हमने यूज़ किया है वो डबल यूज़ किया है। डबल का मतलब आपको पता है, पॉइंट में जब वैल्यू आती है तो डबल यूज़ करते हैं। 346, अभी तो उसने 346 लिखा है, पर 346.5075 कुछ भी हो सकते हैं ना, नंबर मार्क्स ऑब्टेन्ड तो कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे इंटीजर क्यों लिया, क्योंकि वो 400 ही रहेंगे, वो चेंज नहीं होगा। लेकिन अलग अलग स्टूडेंट की यहाँ पे चेंज होते रहेंगे, इसलिए उसने क्या ले लिया, डबल डाटा टाइप। डबल का मतलब जो भी वैल्यू आएगी वो फ्रैक्शन में होगी। फिर उसने एक और लिया है परसेंटेज। परसेंटेज मतलब जो भी वैल्यू आएगी परसेंटेज की, वो परसेंटेज में स्टोर करेगा और इसको फिर वो प्रिंट कराएगा। कैसे कराएगा, देखो यहाँ पे ये लिखने के बाद उसने फॉर्मूला लगाया परसेंटेज का। परसेंटेज यहाँ पे वेरिएबल का नाम है, यहाँ पे आप z भी ले सकते थे, ये आपकी पूरी इच्छा है। आपने परसेंटेज लिखा, परसेंटेज इक्वल टू मार्क्स ऑब्टेन अपॉन टोटल मार्क्स इंटू 100 और फिर सेमी कॉलन। ये फार्मूला है, ये आपने फार्मूला लगा दिया। अगर आपने इसकी वैल्यू एक्स और वाई ली होती तो आप लिखते z इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाय वाई इंटू 100, ये लिखा जाता, ठीक है, और फिर सेमी कॉलन। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया परसेंटेज। अब इसने प्रिंट कैसे कराया, उसको मैंने आपको बताया था, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन वाला जो लाइन होता है उससे वो लाइन जो है वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाती है। तो हमने यहाँ पे लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। फिर हमने स्क्वायर ब्रैकेट में, मैंने आपको बताया था कि जो भी चीज़ डबल इन्वर्टेड कॉमा में होगी वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगी। तो ये डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है स्टूडेंट वंस परसेंटेज, यानी स्टूडेंट्स परसेंटेज, यानी कि स्टूडेंट के परसेंटेज इक्वल टू, ये लाइन ऐसी की ऐसी प्रिंट होगी, स्टूडेंट के परसेंटेज जो आपका वो वहाँ पे आएगा। फिर हमने यहाँ पे लिखा है प्लस परसेंटेज। प्लस जो है वो यहाँ पे कॉन्केटनेशन ऑपरेटर है। कॉन्केटनेशन ऑपरेटर दो लाइनों को मर्ज करने का काम करता है, क्योंकि हमने यहाँ पे प्रिंट एल एन लिखा है, यानी लाइन वाइज वो प्रिंट करेगा, एल एन इज़ फॉर लाइन। तो हमको यहाँ पर अगर दो चीज़ों को, या जैसे हम दो अलग अलग उसको मर्ज कर रहे हैं, तो हमको कॉन्केटनेशन ऑपरेटर लगाना पड़ता है ना, दोनों को जोड़ने के लिए। तो हमने लिखा प्लस, और फिर हमने जो ये परसेंटेज है, यानी यहाँ जो वैल्यू आएगी वो एज इट इज़ क्या होगी, प्रिंट हो जाएगी, ठीक है, और यहाँ पे लगा दिया फिर हमने सेमी कॉलन। तो ये वर्क कैसे करेगा, ये जैसे आप इस विंडो पे लिखेंगे, जैसे ये परसेंटेज कैलकुलेटर का प्रोग्राम है, तो आपने सबसे पहले पैकेज डिक्लेयर कर दिया। वो आपको डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं, ऑलरेडी बना हुआ आएगा। इसका नाम हमने दिया प्रोग्राम का परसेंटेज कैलकुलेटर। तो इस क्लास का नाम परसेंटेज कैलकुलेटर है, तो ऑब्वियसली बात है कि प्रोग्राम का नाम भी परसेंटेज कैलकुलेटर डॉट जावा होगा, है ना। फिर उसके बाद हमने पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये लाइन हमेशा एज इट इज़ रहेगी, इसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग और स्क्वायर ब्रैकेट आर्गुमेंट, यहाँ से आर्गुमेंट पास होगा। अब यहाँ पे हमने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए तीनों। इंटीजर ले लिया अपना टोटल मार्क्स नाम से 400, डबल ले लिया मार्क्स ऑब्टेन, डबल ले लिया परसेंटेज। अभी परसेंटेज में कोई वैल्यू है ही नहीं, तो 0.0 डिक्लेयर कर रखी है स्टार्टिंग में, क्योंकि अभी फ़िलहाल हमने एग्जीक्यूट किया ही नहीं है। फिर हमने परसेंटेज वाला फार्मूला लगाया,
कि परसेंटेज इक्वल टू मार्क्स ऑब्टेन टोटल मार्क्स इंटू 100, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब हमको प्रिंट कराना है इसको, तो हमने कैसे प्रिंट कराया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन स्टूडेंट वंस परसेंटेज इक्वल टू, ये लाइन ऐसी की ऐसी प्रिंट होगी, इसलिए ऑरेंज कलर में आ रही है, ऐसी के ऐसी प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद जो भी वैल्यू आई है परसेंटेज की यहाँ से, क्यों जो भी कैसे आई है, क्योंकि अभी ये 346 डिवाइडेड बाय 400 होगा, तो जो भी वैल्यू आई है वो परसेंटेज की प्रिंट करनी है। और ये प्लस क्या है, कॉन्केटनेशन ऑपरेटर है इन दोनों को जोड़ने के लिए। अब इसने क्या करा, एक और डिक्लेयर कर दिया, स्टूडेंट सेकंड के भी डिक्लेयर कर दिया कि मार्क्स ऑब्टेन की जो है उसकी वैल्यू अब चेंज करनी है, 144 करनी है, बाकी टोटल मार्क्स जो है वो रिमेनिंग सेम रहेंगे। और सिर्फ मार्क्स ऑब्टेन वाला जो वेरिएबल था, इस वाले वेरिएबल की वैल्यू उसने यहाँ पे चेंज करी। बार बार इनिशियलाइज नहीं करना पड़ता, बार बार डेटा टाइप नहीं बताना पड़ता, एक बार बता दिया डबल है तो सेकंड टाइम लिखेंगे तो नहीं करेंगे। आपको अगर 2 का नहीं बनाना है, आपको 1 का बनाना है, तो आपका जो प्रोग्राम है वो यहीं पर ख़त्म हो जाएगा और यहीं पर डबल करली ब्रैकेट लग जाएंगे। इसने 2 का बना के बता रखा है, तो मार्क्स ऑब्टेन इक्वल टू 144, यहाँ पे आपने लिखा, वापस अगेन फार्मूला लगाया और आपने अगेन उसको प्रिंट करा दिया। अब इसका आउटपुट क्या आएगा, ये इसका आउटपुट आया, ये इसकी आउटपुट विंडो है। स्टूडेंट वंस परसेंटेज 86.5, और स्टूडेंट जैसे हमने जो डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा था ना, वो ऐसे कैसे प्रिंट हुआ है देखो। और वैल्यू सिर्फ ये वाली चेंज हुई है। क्यों चेंज हुई है, क्योंकि हमने प्लस करके परसेंटेज वाले वेरिएबल में जो वैल्यू आई थी वो यहाँ पे प्रिंट करवाई है। पहले वाले में 86 आई थी, दूसरे वाले 86.5 आई, और दूसरे वाले में वो 36.0 आई।